VI Wires and Cables, विकसित भारत का विकसित वायर, को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह, इन एसोसिएशन विद जेके टायर, टोटल कंट्रोल। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज की सबसे संतुष्टि देने वाली खबर यह है कि गोवा में 25 लोगों की मौत के जिम्मेदार नाइट क्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को थाईलैंड में गिरफ्तार कर लिया गया है और बहुत जल्द गोवा पुलिस उन्हें भारत ले आएगी। आज दिल्ली की एक अदालत ने इन दोनों भाइयों की जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया, लेकिन सुनवाई के दौरान लूथरा ब्रदर्स के वकील ने कोर्ट को भटकाने की पूरी कोशिश की, कानून की आंखों में धूल झोंकने की पूरी कोशिश की। इन दोनों भाइयों ने अदालत में कहा कि वो फरार नहीं हुए हैं, बल्कि थाईलैंड में एक जरूरी बिजनेस मीटिंग के लिए गए हैं। जबकि सच्चाई ये है कि इनके नाइट क्लब में आग रात में 11:45 पर लगी थी और इसके 90 मिनट के बाद इन्होंने थाईलैंड जाने का टिकट खरीदा है। आज हम उन 25 परिवारों के इन दोनों गुनाहगारों को एक्सपोज करेंगे। इसके बाद हम इंडिगो के सताए हुए यात्रियों को इंसाफ दिलाएंगे। डीजीसीए के अधिकारियों ने आज से इंडिगो के दफ्तर में बैठना शुरू कर दिया है ताकि उन पर निगरानी रखी जा सके। साथ ही आज इंडिगो को यह ऐलान करना पड़ा कि पिछले हफ्ते जो लाखों यात्री एयरपोर्ट पर अटके रहे, जो इंडिगो की वजह से परेशान हुए, अब उन्हें इंडिगो की तरफ से 10,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन आज हम आपको यह भी बताएंगे कि हवाई यात्रा के दौरान आपके अधिकार क्या हैं और आप कैसे इंडिगो जैसी एयरलाइंस को फ्लाइट लेट होने पर मुआवजा देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। हमारे देश में ज़्यादातर यात्री मुआवजे के नियमों के बारे में जानते ही नहीं और ये एयरलाइंस आपको कभी भी इन नियमों के बारे में बताती नहीं। इसलिए आज का ये विश्लेषण बहुत ध्यान से सुनिएगा। और आखिर में आपको दिल्ली में मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र की शोक सभा में लेकर चलेंगे। ये शोक सभा उनकी पत्नी हेमा मालिनी और उनकी बेटियों ने आयोजित की थी और इसमें आज गृह मंत्री अमित शाह से लेकर सरकार के कई बड़े मंत्री और नेता शामिल हुए। लेकिन सबसे पहले गोवा अग्निकांड की बात करते हैं, जहां आज सबसे बड़ी खबर और सबसे संतुष्टि देने वाली खबर यह है कि जिस नाइट क्लब में 25 लोग जिंदा जलकर मारे गए थे, उसके दोनों मालिक 44 साल के गौरव लूथरा और 40 साल के सौरभ लूथरा इस समय थाईलैंड में वहां की पुलिस की हिरासत में हैं। इन दोनों भाइयों पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि जिस समय इनके नाइट क्लब में लोग जलकर मर रहे थे, उस समय ये उन लोगों की मदद करने की बजाय देश से फरार होने की प्लानिंग कर रहे थे। आज थाईलैंड की पुलिस ने इन दोनों भाइयों की तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें उनके हाथों में पासपोर्ट हैं और हथकड़ी लगी हुई है। ये वो तस्वीर है, यहां आप देख सकते हैं। ये तस्वीर जारी की गई है, हाथ में हथकड़ी है और पासपोर्ट है। कहा जा रहा है कि इन दोनों को बहुत जल्द ही वापस भारत लाया जा सकता है। अब गौरव और सौरभ लूथरा को थाईलैंड से डिपोर्ट यानी निर्वासित करके भारत वापस भेजा जाएगा। भारत सरकार ने गौरव और सौरभ लूथरा के पासपोर्ट्स पहले ही रद्द कर दिए हैं। जब किसी विदेशी नागरिक के पास सही और वैध दस्तावेज नहीं होते तो उसे उस देश से बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए ये दोनों भाई अब थाईलैंड में नहीं रह पाएंगे। अभी ये थाईलैंड की पुलिस की हिरासत में है, लेकिन अगर ये वहां से छूट भी गए तो थाईलैंड से किसी और देश नहीं जा सकते, क्योंकि इनका पासपोर्ट रद्द हो चुका है। अब इन्हें भारत लाने के लिए गोवा पुलिस और सीबीआई की एक टीम थाईलैंड पहुंचने वाली है। जो एक्चुअली फायर इंसिडेंट गोवा में हुआ, इसको 6 लोगों को हमने अरेस्ट किया। जो एक्चुअल क्लब ओनर थे, जो 3 क्लब ओनर थे, उसमें से एक क्लब ओनर को हमने दिल्ली से उठा के गोवा में लेके आए। दो क्लब ओनर जो उसी दिन सुबह सुबह जो इंडिया छोड़ के थाईलैंड चले गए थे, इनके खिलाफ कार्रवाई करते वक्त हमारे गोवा पुलिस ने उनके एलओसी खोली, उनको ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी की
और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को उनका पासपोर्ट कैंसिलेशन करने के लिए भी हमने डाला। विद द हेल्प ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स और द मिनिस्टर ऑफ द होम हमने उनको आज थाईलैंड में डिटेन किया है। विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ अ टाइम द गोवा पुलिस की टीम और द सीबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहकार्य से उसको थाईलैंड से गोवा लेके आएंगे। इन दोनों को वापस लाने का एक और रास्ता भी है और वो है एक्स्ट्राडिशन यानी प्रत्यर्पण। भारत और थाईलैंड के बीच वर्ष 2013 से ही एक प्रत्यर्पण समझौता है, जिसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी एक देश में अपराध करके दूसरे देश में भाग जाए और उस पर ऐसे आरोप हों जिसमें कम से कम 1 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है, तो उन्हें वापस उनके देश भेजा जा सकता है। गौरव और सौरभ लूथरा पर जो मुख्य आरोप है वो है गैर इरादतन हत्या का, जिसमें कम से कम 5 साल की सजा होती है। यानी प्रत्यर्पण संधि की महत्वपूर्ण शर्त यहां पर पूरी हो रही है। अब तक इन दोनों को फरार हुए करीब 112 घंटे बीत चुके हैं और नाइट क्लब में आग लगने के बाद जितनी जल्दी ये दोनों फरार हुए उतनी ही जल्दी अब इन्हें वापस लाने की भी तैयारी हो रही है। थाईलैंड में इनका पता लगाने के लिए गोवा पुलिस ने सीबीआई और इंटरपोल की मदद से एक ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था, जिसके बाद उन्हें आरोपियों की जानकारी मिल गई। गोवा अग्निकांड में आज की दूसरी बड़ी खबर यह है कि गौरव और सौरभ लूथरा ने दिल्ली की एक अदालत में अपनी अग्रिम जमानत के लिए अपील की थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया और आज 3 बड़ी बातें कहीं। पहला, याचिकाकर्ता ने दावा किया कि बिजनेस के सिलसिले में वो 6 दिसंबर को ही देश छोड़ चुके थे, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक 7 दिसंबर की रात 1:17 पर टिकट बुक हुआ और सुबह 5:20 की फ्लाइट से ये आरोपी थाईलैंड रवाना हो गए। दूसरा, कोर्ट ने कहा कि नाइट क्लब में लगी आग में 25 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यह घटना बहुत गंभीर है और आरोपियों पर बहुत ही गंभीर आरोप हैं। और तीसरा, आरोपियों ने दावा किया कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन उन्होंने इस दावे के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया है, क्योंकि आज अदालत में इन दोनों भाइयों ने यह भी कहा कि उनकी जान को खतरा है। अदालत में गौरव और सौरभ लूथरा का पक्ष रखने वाले वकील ने कानून को भटकाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने 2 बड़ी बातें कही। एक तो ये कि ये दोनों भाई फरार नहीं हैं, बल्कि वो थाईलैंड में एक जरूरी बिजनेस मीटिंग के लिए गए हैं। और दूसरा, गौरव और सौरभ लूथरा के पास देश भर में 40 से ज्यादा रेस्टोरेंट और क्लब्स हैं जिन्हें वो चलाते हैं और अदालत के सामने लूथरा भाइयों की एक अच्छी इमेज बनाने की जबरदस्त कोशिश की गई। जबकि सच्चाई ये है कि 6 दिसंबर को इनके नाइट क्लब में रात 11:45 पर आग लगी और इसके 90 मिनट के बाद 1:17 पर इन दोनों भाइयों ने थाईलैंड जाने का टिकट खरीदा और फिर सुबह करीब 5:30 बजे ये थाईलैंड के लिए रवाना हो गए। दूसरा, लूथरा भाइयों के वकील बिजनेस मीटिंग के लिए थाईलैंड जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन ऐसी मीटिंग्स पहले से तय होती हैं। इसके लिए कोई भी बिजनेसमैन फ्लाइट से सिर्फ 4 घंटे पहले टिकट बुक नहीं कराता। तो उन्होंने जो दावा किया कि हम तो बड़े जरूरी बिजनेस मीटिंग के लिए गए थे, तो ऐसी कौन सी बिजनेस मीटिंग अचानक आ गई जिसके लिए रात में 1:30 बजे टिकट बुक करना पड़ा और सुबह 5:30 बजे वहां से निकलना पड़ा? ये बात गले से नीचे नहीं उतरती। दूसरा, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो बहुत ही रिस्पेक्टेड और बहुत जाने माने बिजनेसमैन हैं जिनके पूरे देश भर में चेन है रेस्टोरेंट्स का, क्लब्स का, ये फरार नहीं हो सकते। ये बात भी अदालत ने नहीं मानी। गोवा सरकार के वकील ने कहा कि थाईलैंड में गौरव और सौरभ लूथरा की कोई बिजनेस मीटिंग नहीं थी। आप लूथरा भाइयों की नीयत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब नाइट क्लब में इनके अपना स्टाफ के लोग भी जलकर मर रहे थे, उस समय भी ये गोवा जाने की बजाय, अपने स्टाफ के लोगों की भी मदद करने की बजाय वहां से फरार हो गए। तो इसी से इनकी नीयत पता चलती है और इसी नीयत को आज हम आप सबके सामने एक्सपोज कर रहे हैं। ये दोनों भाई झूठ बोल रहे हैं। ये समझ गए थे कि नाइट क्लब में 25 लोग मारे गए हैं, अब ये फंसेंगे। इन्होंने पैसा बहुत बना लिया, लोगों की जान खतरे में इसलिए डाली क्योंकि इन्हें पैसा बचाना था, इन्हें मुनाफा कमाना था और ये बात को समझ चुके थे कि अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इसीलिए रात में 1:30 बजे इनके किसी महंगे वकील ने
इन्हें यह राय दी होगी कि आप जल्दी से जल्दी देश छोड़कर भाग जाइए, बाकी चीजें बाद में देखेंगे और हम अदालत से बाद में बेल ले लेंगे। और ये 1:30 बजे इन्होंने अपनी टिकट बुक कराई और सुबह सुबह 5 बजे के आसपास ये वहां से निकल गए। अब जाकर कहते हैं कि हम फरार नहीं हुए, हम तो बिजनेस मीटिंग करने के लिए आए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ऐसी कौन सी बिजनेस मीटिंग है जिसके बारे में इन्हें रात में 1:30 बजे पता चला। और अगर इनकी बिजनेस मीटिंग थी भी, मैं तो ये कहता हूं कि थी इनकी बिजनेस मीटिंग, तो भी इस अग्निकांड के बाद जब 25 लोग आपके नाइट क्लब में मारे जा चुके हैं, तो कोई भी बड़ा व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति अपनी बिजनेस मीटिंग को कैंसिल करेगा और वापस अपने उस नाइट क्लब में जाएगा, लोगों की मदद करेगा, देखेगा कि वो वहां क्या कर सकता है। ये होती है जिम्मेदारी जो इन दोनों ने नहीं निभाई, क्योंकि इन्हें सिर्फ पैसा कमाना था, इन्हें मुनाफा कमाना था और उसके बाद बचकर भाग जाना था। पिछले कुछ वर्षों में लूथरा ब्रदर्स ने बहुत तेजी से अपने बिजनेस को बढ़ाया है और इसके लिए इन्होंने अपना एक फ्रेंचाइज मॉडल भी शुरू किया। इस प्रकार के मॉडल में एक बड़ी कंपनी एक फीस और रॉयल्टी के बदले अपना ब्रांड नेम किसी दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए दे देती है। अकेले उत्तर प्रदेश में ही इस मॉडल से पिछले 3 साल में इन्होंने 6 रेस्टोरेंट्स की शुरुआत की और हर रेस्टोरेंट के लिए इन्वेस्टर्स से 4.5 करोड़ रुपए तक लिए, यानी 6 रेस्टोरेंट से करीब इन्होंने 27 करोड़ रुपए के आसपास कमाए हैं। आप देखिए इस प्रकार के जो लोग होते हैं कितना पैसा कमाते जा रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं। और यह सब कुछ होता है सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर, नियमों को तोड़कर, पैसे बचाते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा ना लगाते हुए, ऐसी जगहों बिल्डिंग्स को किराए पर लेकर जो कि इस तरह के नाइट क्लब्स के लिए बनी ही नहीं है, और तब ये लोग मुनाफा कमाते हैं। आने वाले जो कस्टमर्स हैं उनसे ऊंचे दाम पर पैसा वसूलते हैं, हर चीज महंगे दाम पर वहां पर सर्व की जाती है और मुनाफा कमाया जाता है। तो आज वो तमाम लोग जो उस नाइट क्लब में उस रात थे, कुछ लोग तो वो थे जिनकी किस्मत अच्छी थी, वो जिंदा बच गए, लेकिन 25 लोग ऐसे थे जो जिंदा नहीं बचे। और उनमें से ज्यादातर लोग वही हैं जो इन दोनों भाइयों के स्टाफ के लोग थे, यानी गरीब लोग हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो महंगे वकील लेकर अदालतों में केस लड़ सके। आज उन सारे परिवारों के लिए हम इंसाफ मांग रहे हैं और आज हम ये चाहते हैं कि इन दोनों भाइयों को जल्दी से जल्दी पहले भारत लाया जाए, उसके बाद इन्हें सजा दी जाए। लेकिन साथ ही इन्होंने जितना पैसा कमाया है हाल के दिनों में, जो कि करोड़ों रुपए में इन्होंने कमाया है, 300 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू था। इसलिए आज हम ये कह रहे हैं कि उस पैसे से जो इनके स्टाफ के लोग मारे गए हैं उन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो मुनाफा कमाया है उनके खून पसीने की कमाई से कमाया है और आज उनकी जान चली गई। इसलिए उनके परिवारों को इनके मुनाफे में से अच्छा खासा मुआवजा मिलना चाहिए और जो बाकी के लोग जो इसमें जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उन्हें भी इनके मुनाफे से पैसा निकालकर मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार अगर ऐसा करेगी तो इससे एक नई शुरुआत होगी और इस प्रकार के जो लोग हैं ये आगे से लोगों की जान को खतरे में डालने से डरेंगे, 100 बार सोचेंगे कि हम मुनाफा कमाने के लिए अपने ग्राहकों की जान को खतरे में डालें या नहीं। अब हम आज की दूसरी खबर आपको बताते हैं, वो भी लगभग ऐसी ही है। इसलिए आज हम इंडिगो के सताए हुए यात्रियों को भी इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। इंडिगो संकट भारत के एविएशन सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। भविष्य में अब ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए डीजीसीए कार्रवाई कर रहा है। हालांकि डीजीसीए बहुत देर से जागा है। इसके लिए डीजीसीए ने अब नए आदेश जारी किए हैं, जिनके मुताबिक अब किसी भी एयरलाइन की उड़ान में तकनीकी कारण से अगर 15 मिनट या उससे ज्यादा की देरी होती है तो फिर उसकी जांच करनी होगी। इसका मतलब अब कोई भी एयरलाइन अगर 15 मिनट लेट होती है तो एयरलाइन को ये रिपोर्ट डीजीसीए को देनी होगी कि हमारी फ्लाइट 15 मिनट लेट है और डीजीसीए उसकी जांच करेगा। एयरलाइन को किसी भी बड़ी परेशानी की जानकारी, कोई भी अगर बड़ा टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, कोई भी और बड़ी समस्या हुई है फ्लाइट के साथ, उसकी जानकारी तुरंत डीजीसीए को देनी होगी और 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट भेजनी होगी अगर कोई बड़ी समस्या होती है फ्लाइट में तो। और अगर ऐसी घटना 3 बार या उससे ज्यादा हो जाती है तो फिर इस पर विशेष जांच बैठेगी।
इसके अलावा इंडिगो मामले में दो और बड़े अपडेट्स हैं। पहला, इंडिगो हवाई यात्रियों को 5,000 और 10,000 रुपए का मुआवजा देगी। यह मुआवजा उन यात्रियों को दिया जाएगा जिनकी फ्लाइट डिपार्चर होने के 24 घंटे के अंदर कैंसिल हो गई थी। यात्रा के समय के हिसाब से, यानी फ्लाइट की जो ड्यूरेशन है उसके हिसाब से यह मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा इंडिगो अब 3, 4 और 5 दिसंबर को जिन यात्रियों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई, ऐसे यात्रियों को 10,000 रुपए का एक वाउचर भी देगी। और ये जो वाउचर है, ये ऐसा वाउचर होगा, इस वाउचर से ये यात्री आगे भविष्य में इंडिगो की कोई और टिकट खरीद पाएंगे। ये वहां पर एडजस्ट हो जाएगा। देखिए, इसमें भी बिजनेस प्लान है, इसमें भी प्रमोशन है। ये वाउचर तो दे रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए कहेंगे कि हमने 10,000 रुपए का ये कॉम्पनसेशन दिया है, लेकिन असल में ये वाउचर आप सिर्फ इंडिगो की फ्लाइट पर ही खर्च कर पाएंगे। एक और अपडेट यह है कि आज इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स और दूसरे अधिकारी डीजीसीए के सामने पेश हुए और उन्होंने इंडिगो के संकट पर अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपी। आज डीजीसीए ने जांच के लिए 4 सदस्यों की कमेटी बना दी है और इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स कल यानी 12 दिसंबर को इस कमेटी के सामने पेश होंगे। इंडिगो के चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता ने भी अब एक वीडियो जारी करके यात्रियों से माफी मांगी है। I want to say very simply and very clearly, we are sorry. For the last several days, I have been urged to make a statement. However, I chose to wait because the board and I felt that our first duty was to support the CEO of Indigo, Peter Elbers, and his team, restore operations and help passengers who were affected. 2 दिसंबर से शुरू हुए इस इंडिगो संकट को आज 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं हुए हैं। डीजीसीए के अधिकारी अब इंडिगो के ऑफिस में बैठ रहे हैं और फ्लाइट ऑपरेशंस पर पूरी नजर रख रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है जब डीजीसीए के अधिकारी किसी एयरलाइन के दफ्तर में बैठने लगे और उस पर नजर रखने लगे। लेकिन आज मैं फिर से ये बात कहूंगा, ये काम डीजीसीए ने अगर पहले कर लिया होता, इंडिगो पर अगर कड़ी नजर रखी होती, तो ये संकट आता ही नहीं। इसलिए डीजीसीए को भी क्लीन चिट नहीं मिल सकती। हमारे देश में फ्लाइट्स लेट होना या कैंसिल होना बहुत आम सी बात है। अब आप एयरलाइंस की इस ऑन टाइम परफॉर्मेंस का एक आंकड़ा देखिए, और यह बात मैं आज आपसे इसलिए कह रहा हूं कि जब आप कहीं हवाई यात्रा के लिए टिकट बुक कराते हैं तो अक्सर आपके साथ ऐसा होता है कि फ्लाइट लेट हो गई और अब आप उसका बुरा भी नहीं मानते। फ्लाइट 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा तक लेट होना बड़ी आम सी बात है। आप किसी से भी पूछ के देखिए, अगर वो हवाई यात्रा कर रहा है, आपके परिवार का सदस्य, रिश्तेदार या दोस्त, तो सबसे पहली बात यही होती है जब वो आता है वापस कि फ्लाइट लेट थी, फ्लाइट देर से चली। और अब तो हम इस पर हमने बुरा मानना भी बंद कर दिया है, आदत सी हो गई है। अब देखिए एक आंकड़ा, ये जो आंकड़ा है ये दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे 6 मेट्रो एयरपोर्ट्स का आंकड़ा है। इस साल अक्टूबर में इंडिगो की 84% और एयर इंडिया ग्रुप की 79% फ्लाइट्स समय पर थी। सिर्फ 84% और 79%। स्पाइस जेट का ऑन टाइम परफॉर्मेंस तो सिर्फ 54% है और स्पाइस जेट की करीब आधी फ्लाइट्स अक्टूबर के महीने में लेट थी। यह आंकड़ा अक्टूबर महीने का है और यह वो महीना था जब फ्लाइट्स को लेकर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। ना मौसम खराब था, ना सर्दी आई थी, ना ही सरकार के नए नियम लागू हुए थे। और अगर इन सभी 5 एयरलाइंस की ऑन टाइम परफॉर्मेंस का औसत मैं निकालूं तो यह औसत आता है करीब 71.5%। सारी एयरलाइंस का औसत है, इंडिगो, एयर इंडिया, आकाशा एयर, अलायंस एयर, स्पाइस जेट, इन सब का अगर औसत है, यह है लगभग 71.5%। यानी अक्टूबर के महीने में हमारे देश में 71% फ्लाइट समय पर थी और बाकी की जो 29% फ्लाइट हैं वो लेट थी। तब भी सोचिए, 29% फ्लाइट्स तब भी लेट चल रही थी। अब हमारा आपसे एक सवाल है, आप याद कीजिए कि क्या जब आपकी फ्लाइट लेट होती है या हुई तो एयरलाइन ने आपसे कभी माफी मांगी, आपको कभी कोई मुआवजा दिया?
आप में से ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि एयरलाइन ने ना तो कभी माफी मांगी हमसे और ना ही कभी हमें मुआवजा दिया। हमारे देश में कभी मौसम के नाम पर, कभी एटीसी से क्लियरेंस में देरी के नाम पर, कभी एयर ट्रैफिक कंजेशन के नाम पर, तो कभी हवाई जहाज में फ्यूलिंग चल रही है इसके नाम पर, कभी हवाई जहाज की सफाई हो रही है इसके नाम पर, कभी फ्लाइट का जो टेक्निकल चेक हो रहा है इसके नाम पर फ्लाइट लेट होती रहती हैं। आपके साथ ये लगभग हर बार होता होगा। आप बैठे हैं फ्लाइट में और अनाउंसमेंट होती है कि अभी फ्लाइट में फ्यूल भरा जा रहा है। कभी अनाउंसमेंट होती है कि अभी हमें एटीसी से क्लियरेंस नहीं मिला है। कभी ये अनाउंसमेंट होती है कि आगे ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा है इसलिए हम उड़ नहीं सकते, और फ्लाइट लेट होती चली जाती है। और इस प्रकार के जो बहाने हैं ये सारे एयरलाइंस के पसंदीदा बहाने हैं। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते और ना ही आपको पता है कि वाकई में जो आपको बताया जा रहा है वो है भी या नहीं। कभी आपको एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार करना पड़ता है और कई बार तो फ्लाइट में बैठने के बाद भी घंटों तक आपको इंतजार करना पड़ता है। आप फ्लाइट में बैठ गए, एसी भी बंद कर दिया, पानी तक पूछ नहीं रहे हैं और घंटों तक आप फ्लाइट में बैठे हैं, फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर रही है और बताते भी नहीं है कि हुआ क्या है। आज ये एयरलाइन कंपनियां जानबूझकर ट्रैवल टाइम ज्यादा बताती हैं, जिससे आपको ऐसा बताया जाता है कि आप समय से पहले पहुंच गए। अगर कोई फ्लाइट 1.5 घंटे की है तो आपको बताया जाता है कि ये 2 घंटे की फ्लाइट, आपके टिकट पे 2 घंटे लिखे होंगे। कोई फ्लाइट 40 मिनट की है तो टिकट पर लिखा होगा 1.25 घंटे की फ्लाइट है। और जब आप लैंड करते हैं तो आपको कहा जाता है कि आप ऑन टाइम या बिफोर टाइम लैंड कर गए हैं। ये उनकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है ताकि अपने ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिकॉर्ड को वो बेहतर दिखा सकें और यात्रियों को बता सकें कि देखिए हम आपको समय पर पहुंचा रहे हैं। हमारे देश में कई ऐसे कानून हैं जिनके बारे में हवाई यात्रियों को पता ही नहीं होता। हवाई यात्रियों के लिए सरकार ने कई तरह के नियम बनाए हैं जिन्हें पैसेंजर चार्टर कहा जाता है। एक पैसेंजर चार्टर बनाया गया है जिसके बारे में आज आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको इस पैसेंजर चार्टर के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे हाथ में देखिए, ये है पैसेंजर चार्टर और इस पैसेंजर चार्टर में बहुत सारी चीजें साफ साफ लिखी हैं जो आपको नहीं पता। जैसे इसमें लिखा है, अगर आपकी फ्लाइट 2.5 घंटे की है और आपकी उड़ान में 2 घंटे की देर हो जाती है तो एयरलाइन को आपको मुफ्त में खाना देना पड़ेगा। अगर किसी फ्लाइट के समय में 6 घंटे से ज्यादा का बदलाव होता है तो इसकी जानकारी 24 घंटे पहले देनी होगी। और अगर कोई यात्री बदलाव के बाद नए फ्लाइट के टाइम के लिए तैयार नहीं है तो उसे पूरा पैसा रिफंड करना होगा, या उसे 6 घंटे में यात्रा करने के लिए दूसरे फ्लाइट की टिकट देनी पड़ेगी। अगर किसी फ्लाइट की देरी की सूचना 24 घंटे पहले दी जाती है और इसके बाद भी फ्लाइट 24 घंटे लेट हो जाती है तो आपको होटल में ठहरने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा जिस फ्लाइट का समय रात को 8 बजे से 3 बजे के बीच है और ऐसी फ्लाइट 6 घंटे से ज्यादा लेट होती है तो भी आपको होटल दिया जाएगा रुकने के लिए। लेकिन हमारे देश में शायद ही कभी ऐसा होता होगा। मैं आज आपसे पूछता हूं, आपकी फ्लाइट कभी 2 घंटा, कभी 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, कई बार लेट हुई होगी और बहुत बार एयरलाइन की गलती से हुई होगी। लेकिन कब ऐसा हुआ जब एयरलाइन के लोग आपके पास आए हों और उन्होंने कहा होगा कि हम आपको भोजन कराते हैं, आपको कुछ रिफ्रेशमेंट देते हैं, या हमने होटल में आपके ठहरने की व्यवस्था की है ताकि आपको असुविधा ना हो। हवाई यात्रियों के और कुछ अधिकारों के बारे में आज मैं आपको बताता हूं। अगर एयरलाइंस की गलती से आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट छूट जाती है तो आपको 10,000 रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों को के साथ ऐसा अनुभव हुआ होगा जब आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई होगी क्योंकि आपकी जो फ्लाइट है ये देर से आई, आपको पता ही नहीं है, लेकिन तब आप मुआवजा ले सकते हैं। ओवर बुकिंग होने की वजह से अगर आप उड़ान नहीं भर पाते तो 1 घंटे के अंदर एयरलाइन को दूसरी फ्लाइट टिकट आपको देनी होगी या फिर उसका मुआवजा देना होगा। डिपार्चर एयरपोर्ट या डिपार्चर टर्मिनल बदलने, फ्लाइट के डायवर्जन जैसी समस्याओं को लेकर भी कई नियम हैं। इंडिगो आज 5,000 और 10,000 रुपए का जो मुआवजा दे रहा है वो नियमों के मुताबिक ही दे रहा है, कोई एहसान नहीं कर रहा किसी के ऊपर। ये सब नियम में लिखा हुआ है और आज तक इंडिगो जैसी जो एयरलाइन है वो आपको इन नियमों के बारे में पता नहीं चलने देती, आपको पता नहीं है और इसीलिए ये एयरलाइन कभी भी आपको कोई मुआवजा देती ही नहीं है।
वरना जो इनकी हालत है, इन सारी एयरलाइंस को हर रोज लाखों करोड़ों रुपया तो मुआवजे में देना पड़ेगा। इस बार क्योंकि संकट बहुत बड़ा था, मीडिया में आ गया, हेडलाइन इतनी बड़ी बन गई और पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही थी, लाखों लोग परेशान हो गए, इसलिए सरकार के दबाव में आकर इंडिगो ये मुआवजा देने के लिए तैयार हुई है। बल्कि ये मुआवजा कोई एहसान नहीं है, ये आपका अधिकार है। ये सब नियमों में लिखा हुआ है। हवाई यात्रियों को इन नियमों की जानकारी नहीं होती और ये बड़ी बड़ी एयरलाइंस इसी का फायदा उठाती हैं। इसी साल मार्च में डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस को यह आदेश दिया था कि वो अपने हवाई यात्रियों को इन अधिकारों के बारे में मैसेज भेजकर पूरी जानकारी दें। आप में से ज्यादातर लोगों को ऐसे मैसेज शायद आए ही नहीं होंगे, या हो सकता है कुछ को आए हों। इसीलिए आप सिविल एविएशन की वेबसाइट पर जाइए और वहां से ये पैसेंजर चार्टर के जो नियम हैं इन्हें आप डाउनलोड करिए। ये मैं आपको आपकी स्क्रीन पर, आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप कागज पेन से लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ये मैं आपको लिंक दे रहा हूं, आप तुरंत इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी तस्वीर ले लीजिए। कैसे आप इस पैसेंजर चार्टर को डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारी विधि हमने आपको बताई है। आपको ये पैसेंजर चार्टर जरूर डाउनलोड करना चाहिए और इस पैसेंजर चार्टर में आपके सारे अधिकार लिखे हुए हैं। अगर आपकी फ्लाइट लेट होती है तब क्या करना है, हर चीज देखिए। अब मैं आपको पढ़कर बताता हूं। जैसे मेरे पास ये है, इसमें लिखा है फ्लाइट डिलेज। अगर फ्लाइट डिले हुई है और वो बताता है यू हैव चेक्ड इन ऑन टाइम बट द एयरलाइन एक्सपेक्ट्स अ डिले ऑफ 2 hours और मोर इन केस ऑफ फ्लाइट्स हैविंग अ ब्लॉक टाइम ऑफ अप टू 2.5 hours। तो एक सिनेरियो ये है, या फिर 3 घंटे या उससे ज्यादा की फ्लाइट है तो उसके लिए अलग है। और इसमें लिखा है आपका अधिकार क्या है, यू मस्ट बी ऑफर्ड फ्री ऑफ चार्ज मील्स एंड रिफ्रेशमेंट इन रिलेशन टू वेटिंग टाइम। तो अगर आपकी फ्लाइट 2 घंटे या उससे ज्यादा की है और आपका जो फ्लाइट अगर डिले हुई है 2 घंटे से ज्यादा की, उसकी देरी है, तो एयरलाइन को आपको मुफ्त खाना देना पड़ेगा, रिफ्रेशमेंट देना पड़ेगा। फिर है इफ योर डोमेस्टिक फ्लाइट इज एक्सपेक्टेड टू बी डिलेड बाय मोर देन 6 hours, अगर 6 घंटे से ज्यादा हो जाती है तो आपके राइट्स क्या हैं। रीशेड्यूल्ड टाइम शुड बी कम्युनिकेटेड टू यू मोर देन 24 hours प्रायर टू ओरिजिनल शेड्यूल्ड डिपार्चर टाइम। और ऑल्टरनेट फ्लाइट है उसका ऑप्शन ये एयरलाइन आपको देगी या फिर आपके टिकट का रिफंड करेगी। और सिनेरियो 3 भी इसमें लिखा हुआ है, अगर 24 घंटे इसके अंदर लिखा है कि द एयरलाइन एक्सपीरियंसेस अ डिले इन फ्लाइट डिपार्चर कम्युनिकेटेड मोर देन 24 hours प्रायर टू इट्स ओरिजिनल शेड्यूल्ड टाइम, तो उसमें आपको फ्री होटल अकोमोडेशन भी मिलेगा। इस तरह के इसमें बहुत सारे सिनेरियोज लिखे हुए हैं कि 2 घंटे लेट होती है तो क्या होगा, 6 घंटे लेट होती है तो क्या होगा, अगर आपको पहले से नहीं बताया जाता, कनेक्टिंग फ्लाइट आपकी छूट जाती है तो क्या होगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं इसे आप ध्यान से पढ़िए और उसके बाद इन एयरलाइन कंपनियों से मुआवजा भी मांगिए और इन पर पूरा दबाव डालिए। आपको एक जागरूक ग्राहक बनना ही पड़ेगा। हमारे देश में ग्राहक को भगवान से कम नहीं समझा जाता, लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि कई कंपनियां ग्राहकों को भगवान तो छोड़िए, इंसान भी नहीं समझती। 2 दिसंबर से इंडिगो ने यात्रियों के साथ जो किया उससे साफ दिखता है कि उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में ग्राहक कहीं भी नहीं है, कस्टमर यात्री कहीं है ही नहीं, सिर्फ उनसे पैसा लेना है। अगर इंडिगो को अपने कस्टमर्स की परवाह होती तो करीब 15 लाख हवाई यात्रियों को इतनी ज्यादा तकलीफ ना उठानी पड़ती। प्रायोरिटी चेक इन के नाम पर एक्स्ट्रा पैसा लेने वाली इंडिगो के लिए आज मुनाफा ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, प्रॉफिट ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। आपको याद होगा इस साल जून में अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था, 260 लोगों की जान गई। इस हादसे के बाद लोग डर गए थे, हवाई यात्राओं को टाल रहे थे, हवाई जहाज में बैठने से डर लगता था। इस हादसे के लिए बीच में तो कई लोगों ने पायलट्स को भी जिम्मेदार ठहराया। यह कहा जा रहा था कि पायलट्स लगातार उड़ान भरने की वजह से थक रहे हैं और इसी वजह से 1 जुलाई से हवाई यात्रा को और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन का नया रूल लागू किया। नए नियमों के मुताबिक पायलट्स को ज्यादा आराम दिया जाएगा,
क्रू मेंबर्स की ड्यूटी में भी बदलाव किए जाएंगे, उन्हें भी ज्यादा आराम दिया जाएगा। पायलट्स भी लंबे समय से शिकायत करते आ रहे थे कि ज्यादा काम की वजह से उन्हें रेस्ट नहीं मिलता। दिन रात अलग अलग टाइम जोन्स में काम करने से वो मानसिक और शारीरिक रूप से थक जाते हैं। जब एक पायलट फ्लाइट उड़ा रहा होता है तो उसके कंधों पर कई 100 लोगों की जिंदगी की जिम्मेदारी होती है। कॉकपिट में एक भी गलती सैकड़ों यात्रियों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। एक भी गलती। कोई भी हवाई यात्री ये नहीं चाहेगा कि उसकी फ्लाइट को उड़ाने वाला पायलट शारीरिक या मानसिक रूप से थका हुआ है। इसलिए FDTL का नियम हवाई यात्रियों यानी आपके और पायलट्स दोनों के लिए एक अच्छी खबर थी, लेकिन इंडिगो इस नियम को टालता रहा। आज भारत के एविएशन सेक्टर में इंडिगो का एकाधिकार है। 64% से ज्यादा उसका मार्केट शेयर है। आज देश के हर हवाई यात्री को यह पूछने का हक है कि बिजनेस में नैतिकता या सामाजिक जिम्मेदारी होती है या नहीं। जापान में अगर फ्लाइट या ट्रेन लेट हो जाए तो यात्रियों को मैसेज भेजकर ये कंपनियां माफी मांगती हैं, लेकिन हमारे देश में लाखों हवाई यात्रियों ने घंटों तक एयरपोर्ट्स पर इंतजार किया और इंडिगो आज भी इस संकट के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मान रहा। क्या आज कंपनियों के लिए मुनाफा और कमाई का बैलेंस शीट ही सब कुछ है? क्या पैसा ही सब कुछ है? क्या हर यात्री से सिर्फ पैसा ही कमाना है? फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से लोगों को कितनी परेशानी हुई, इसके बारे में हमारे दिल्ली के एक दर्शक ने हमें चिट्ठी लिखी है। इस दर्शक का नाम है दिनेश जैन। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये सबके साथ होता है। एक चिट्ठी आज मैं ले रहा हूं। देखिए, हमारे जो दर्शक हैं वो भी जागरूक हैं। ये हमारे दर्शक हैं दिनेश जैन, जिन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी है जो आपकी स्क्रीन पर है। वो कहते हैं कि मैं आपका शो नियमित रूप से देखता हूं। इंडिगो में जो कुछ हो रहा है वो भी मैं लगातार देख रहा हूं, लेकिन मैं आपको मेरा अनुभव बताना चाहता हूं। With this letter, I wish to bring to your knowledge that Air India did almost the same thing with me. मेरे साथ एयर इंडिया ने बिल्कुल वही काम किया। और वो लिख रहे हैं कि 1 जुलाई को इस साल एयर इंडिया डीबोर्डेड मी फ्रॉम अ कंफर्म्ड ऑपरेटिंग डायरेक्ट फ्लाइट जो सैन फ्रांसिस्को और दिल्ली के बीच थी, क्लेमिंग that it was cancelled and involuntarily changed my itinerary and put me on an indirect flight via Zurich, causing me immense inconvenience and delay of 28 hours. मतलब इनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, इसके बाद इन्हें किसी दूसरी फ्लाइट में बैठा दिया गया जो फ्लाइट किसी और जगह से होते हुए आ रही थी, और इन्हें 28 घंटे की देरी हुई। तो डिले ऑफ 28 आवर्स इन डिपार्चर में 28 घंटे की देरी, और अराइवल में 32 घंटे देर से ये यहां पर पहुंचे। और ये कह रहे हैं कि उसके बाद से सिंस देन आई हैव रिटन सेवरल ईमेल्स टू देयर कस्टमर केयर, नोडल ऑफिसर एंड एपेलेट अथॉरिटी, ऑल विच हैव रिमेन्ड अनआंसर्ड टिल डेट। तो सोचिए, ये एक यात्री है एयर इंडिया का जो ये कहता है कि मेरी फ्लाइट को उन्होंने कैंसिल कर दिया, 28 घंटे फ्लाइट लेट हुई, 32 घंटे देर से मैं पहुंचा। मैंने कस्टमर केयर को बात की, नोडल ऑफिसर को बात की, सबसे बात करने की कोशिश की, मेरी किसी भी ईमेल का, फ़ोन का जवाब नहीं आया। माई केस इज सिमिलर टू इंडिगोज केस वेयर कस्टमर आफ्टर बाइंग अ टिकट फ्रॉम हिज हार्ड अर्नड मनी इज एट द मर्सी ऑफ द एयरलाइन। तो ये कह रहे हैं कि मेरे साथ भी यही हुआ है कि हमने अपने खून पसीने की कमाई से ये टिकट खरीदा और उसके बाद हम पूरी तरीके से एयरलाइन की दया के पात्र बन जाते हैं। एयरलाइन जो चाहती है हमारे साथ वैसा ही करती है। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया मुझसे कि मे आई विद दिस लेटर रिक्वेस्ट यू टू गिव मी जस्ट, वो मुझसे मिलना चाहते थे, लेकिन मैंने ये पूरी जो उनकी समस्या है ये आपके सामने रख दी। तो इसलिए एयरलाइन कोई भी हो, ये तो एयर इंडिया है, इंडिगो हो या कोई और हो, ये सब सिर्फ मुनाफा कमाना चाहती है। इसलिए आज हमारे इस दर्शक की ये चिट्ठी मैं आप सबके सामने पढ़कर सुना रहा हूं, जिसे एयर इंडिया ने बहुत परेशान किया। एयर इंडिया अगर चाहे, अगर वो सुन रहा है तो श्री दिनेश जैन से वो संपर्क कर सकते हैं। ये दिल्ली में रहते हैं। अब आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर वो ये है कि पाकिस्तान में पहली बार वहां की खुफिया एजेंसी ISI के एक पूर्व प्रमुख को जेल की सजा हुई है। ISI के इस पूर्व प्रमुख का नाम है लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, जिसे 14 वर्ष की सजा हुई है, और यह पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का बहुत करीबी जनरल माना जाता है। इस खबर के बाद पाकिस्तानी सेना में 2 गुट बन गए हैं। एक गुट असीम मुनीर के साथ है
और दूसरा फैज़ हमीद के साथ। अब यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल असीम मुनीर चुन चुन कर इमरान खान के करीबियों से बदला ले रहे हैं। खुद असीम मुनीर के खिलाफ जीवन भर कोई केस या जांच नहीं हो सकती, उन्हें जिंदगी भर के लिए एक कानूनी छूट मिल गई है। उन्होंने अपने लिए तो कानूनी छूट ले ली, क्योंकि अब वो फील्ड मार्शल बन गए हैं और तीनों सेनाओं के चीफ बन गए हैं, और उन्होंने नए नियम में ये भी लिखवा लिया है कि मेरे खिलाफ जीवन भर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, मेरे ऊपर कभी कोई केस नहीं चलेगा, इसलिए वो आज़ाद हैं। लेकिन अब वो अपने विरोधी सैनिक अधिकारियों को एक एक करके जेल भेज रहे हैं। पाकिस्तान में आईएसआई प्रमुख एक बहुत ताकतवर पद होता है, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बाद दूसरा सबसे ताकतवर मिलिट्री कमांडर होता है, और वहां आईएसआई का पूर्व चीफ होना भी एक बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान में इससे पहले सेना के कई बड़े अधिकारियों को सजा दी जा चुकी है, वहां ये एक प्रकार की परंपरा है, लेकिन आज तक कभी भी आईएसआई के किसी पूर्व प्रमुख को सजा नहीं दी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि फैज़ हमीद को एक मिलिट्री कोर्ट ने यह सजा दी है। जिस पाकिस्तानी सेना में फैज़ हमीद ने 36 साल तक काम किया, उसी सेना के एक अदालत ने आज इस जनरल को जेल भेज दिया। जनरल फैज़ हमीद अगस्त 2024 से जेल में है। उन पर अपने पद और पाकिस्तानी सेना की ताकत का गलत इस्तेमाल करने और भ्रष्टाचार सहित राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं, और पाकिस्तानी सेना ने यह कहा है कि जनरल फैज़ हमीद को इस सज़ा के खिलाफ अपील करने का अधिकार है। हालांकि जनरल असीम मुनीर की वजह से शायद इस अपील का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वहां की अदालतें भी इस समय असीम मुनीर की मुट्ठी में हैं। जनरल फैज़ हमीद और जनरल असीम मुनीर के बीच दुश्मनी की वजह बहुत पुरानी है, दोनों पुराने दुश्मन हैं। वर्ष 2019 में जनरल असीम मुनीर आईएसआई के प्रमुख हुआ करते थे। तब पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने इमरान खान की सिफारिश पर असीम मुनीर को हटाकर जनरल फैज़ हमीद को ही नया आईएसआई चीफ बना दिया था। तो सोचिए, असीम मुनीर को हटाकर इस जनरल को आईएसआई चीफ बनाया गया था, और पाकिस्तान के लोग मानते हैं कि इस समय जनरल असीम मुनीर अपने उसी अपमान का बदला जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान से ले रहे हैं, और वो अपने लोगों को तो बचा रहे हैं, लेकिन इमरान खान के करीबी लोगों को एक एक करके जेल भेज रहे हैं। वर्ष 2019 में पाकिस्तानी सेना के एक लेफ्टिनेंट जनरल को जासूसी के मामले में 14 साल की सजा हुई थी, लेकिन ये असीम मुनीर का करीबी था, और इसीलिए 2023 में इस अधिकारी को जेल से रिहा कर दिया गया। जनरल फैज़ हमीद जून 2019 से अक्टूबर 2021 तक आईएसआई का चीफ रहा, और तब उसने कश्मीर में आतंकवादियों को पैसा, हथियार और ट्रेनिंग देने के साथ साथ भारत के खिलाफ दुष्प्रचार के कई ऑपरेशंस चलाए। आपको याद होगा, ये वही जनरल है जो अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद सरेआम काबुल के एक होटल में पहुंचा था, और तब इस खबर की बड़ी चर्चा हुई थी। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की थी, लेकिन आजकल पाकिस्तान पर लगातार अफगानिस्तान से हमले हो रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में आईएसआई के पूर्व प्रमुख की ताकत क्या होती है। वर्ष 2012 में आईएसआई के एक पूर्व प्रमुख असद दुरानी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और असद दुरानी ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में खुद पर लगे इन आरोपों को स्वीकार भी कर लिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेने के लिए कहा। लेकिन 13 साल बीत जाने के बाद भी असद दुरानी के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वर्ष 2019 में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ को देशद्रोह के एक मामले में फांसी की सजा दी गई। उस समय वो पाकिस्तान में नहीं थे, और बाद में एक और अदालत ने इस फांसी की सजा को भी रद्द कर दिया था। अब बात करते हैं धर्मेंद्र की। आज दिल्ली में आपको याद होगा, मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र, आज दिल्ली में उनकी पत्नी हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियों ने धर्मेंद्र के लिए एक प्रार्थना सभा रखी। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर सरकार के कई बड़े मंत्री और नेता शामिल हुए। 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र का निधन हो गया था, और आज दिल्ली में उनकी प्रार्थना सभा में हेमा मालिनी काफी भावुक हो गई। आज के इस प्रार्थना सभा में
आप सबका स्वागत करते हुए मैं बहुत ही भावुक हो रही हूं। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी जिंदगी में ऐसा एक पल आएगा जब मुझे भी एक शोक सभा रखनी होगी, और वो भी मेरे धर्म जी के लिए। The whole world is mourning his passing away, but for me it is an inconsolable shock. The snapping of a companionship that stood the test of time. I will be missing Dharamji forever. His strength, his quiet support, his bare hug, I will miss it. And I am learning to live, to cope with this void. It's very difficult, but we have to go through the life. तो हेमा मालिनी को देखकर आप ये कह सकते हैं कि एक पत्नी अब अपने पति के बिना जीना सीख रही है। आज हेमा मालिनी ने यह भी कहा कि फिल्मी पर्दे पर उन्होंने धर्मेंद्र के साथ प्यार का जो अभिनय किया, प्यार की जो एक्टिंग की, वो असल जिंदगी में भी सच हो गया और दोनों जीवन साथी बन गए। धर्मेंद्र जी से मेरा एसोसिएशन 57 साल का है। जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई तब से उन्हीं के साथ ज्यादातर फिल्म करने का अवसर मिला। Nearly 45 films we worked together. Out of that, 25 films or more than that became a super hit films. तो हम दोनों को एक हिट पैर के रूप से बहुत इंडस्ट्री भी प्यार करती थी और जनता ने भी बहुत प्यार दिया। मैं अपने भाग्य के बारे में सोचकर हैरान भी होती हूँ और खुशी भी होती है। जिस शख्स के साथ मैंने कई फिल्मों में प्यार का अभिनय किया, वही मेरे जीवन साथी बन गए। हमारा प्यार सच्चा था तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत थी और हम दोनों ने शादी की। वो मेरे लिए एक बहुत ही समर्पित जीवन साथी बने। वो मेरे लिए प्रेरणादायक एक मजबूत स्तंभ बनकर हर क्षण हर कदम पे मेरे साथ खड़े रहे। आज की इस श्रद्धांजलि सभा में धर्मेंद्र के दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी देओल शामिल नहीं हुए और इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने आज धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने धर्मेंद्र से जुड़ा अपना एक अनुभव शेयर किया। उन्होंने कहा कि वो धर्मेंद्र से व्यक्तिगत रूप से तो कभी नहीं मिले थे, लेकिन धर्मेंद्र ने एक बार उन्हें एक चिट्ठी लिखी थी। मेरा धर्मेंद्र जी के साथ कभी व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुआ। मैं पार्टी का अध्यक्ष था तब जब हेमा जी मथुरा से 14 में चुनाव लड़ रही थी, तब उनका फोन आया था कि वो एक पत्र भेज दे रहे हैं। वो पत्र मोदी जी जब प्रचार में जाए तब पढ़ लिया जाए तो उनको अच्छा लगेगा। उनका स्वास्थ्य उनको परमिट नहीं करता है कि धूल और इस प्रकार के वातावरण में वो आकर हेमा जी के लिए प्रचार करें। मगर जिस प्रकार की चिंता वो फोन पर बात कर रहे थे, वो एक फॉर्मेलिटी नहीं थी। हेमा जी चुन कर आए, हेमा जी अच्छे वोट के लिए चुन कर आए, इसका कंसर्न, इसके लिए पूरी चिंता उनकी एक छोटी सी बात में मैं स्पर्श कर सकता था। अब एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों ने सोशल मीडिया पर पाबंदी लगने के बाद कैसे इस बैन का तोड़ भी निकाल लिया है। कौन है?
जो जोड़े देश को। विकसित भारत का विकसित वायर। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो देश हो विदेश हो जेके हो। देश का टायर जेके टायर। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। कौन है जो जोड़े देश को। विकसित भारत का विकसित वायर। कल हमने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन अभी इस पाबंदी को 24 घंटे भी नहीं हुए और वहां के बच्चों ने सोशल मीडिया बैन का एक तोड़ भी निकाल लिया। अब ऑस्ट्रेलिया के बच्चे नए नए तरीके अपनाकर नए नियमों को बहुत आसानी से तोड़ रहे हैं, उनसे बच रहे हैं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल अब भी खुलकर कर रहे हैं। वहां के कई बच्चे ये दावा कर रहे हैं कि इन नियमों को तोड़ने में उन्हें सिर्फ 5 मिनट का समय लगा। सोशल मीडिया अकाउंट्स में लॉगिन करने के लिए जब बच्चों का चेहरा स्कैन करने का विकल्प आता है तो ये बच्चे अपने माता पिता या फिर अपने बड़े भाई या बहनों की तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें होता ये है कि उस ऐप को कैसे पता चलेगा कि ये बच्चा है या बड़ा है। तो वो कहते हैं कि जो भी अकाउंट खोल रहा है उसे अपना चेहरा स्कैन करना पड़ेगा, कैमरा उससे स्कैन करेगा। तो बहुत सारे बच्चे किसी और की तस्वीर लगाकर या किसी और का चेहरा लगाकर स्कैन कर रहे हैं और कई बच्चे तो अपने पालतू जानवरों की तस्वीर लगाकर आसानी से इस सिस्टम को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि ये सिस्टम ये पता ही नहीं लगा पाता कि जो चेहरा स्कैन हो रहा है वो इंसान का है या किसी जानवर का। और कुछ बच्चे VPN और फेक आईडीज के जरिए भी सोशल मीडिया ऐप्स पर लॉगिन कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर बच्चे अपने माता पिता या फिर अपने पालतू जानवरों का इस्तेमाल करके इन ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर अब इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार होगा। हमें लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार को एक बार फिर नए सिरे से इन पाबंदियों पर विचार करना होगा और ये जो लूप होल्स हैं अब इन्हें बंद करना होगा, तभी इन बच्चों को रोका जा सकेगा। ऑस्ट्रेलिया में इस पाबंदी को लेकर एक अच्छी खबर भी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पिछले 24 घंटों में 10 लाख से ज्यादा 16 साल से कम उम्र के यूजर्स ब्लॉक हो चुके हैं। तो देखिए, जब कोई शुरुआत होती है तो उसे समय लगता है। ये ऑस्ट्रेलिया ने एक बिल्कुल नई शुरुआत की है, पूरी दुनिया के लिए एक नई शुरुआत है और ऑस्ट्रेलिया इसमें सबसे आगे है। अब जब एक नया नियम आया है जो पहले से बिल्कुल अलग है तो उसमें कुछ परेशानियां तो आएंगी। बहुत सारे लोग अपना दिमाग लगाएंगे कि कैसे इस नियम को बाईपास किया जा सकता है और धीरे धीरे सरकार को भी पता चलेगा कि कैसे कुछ लोग इसे बाईपास कर रहे हैं और इसका भी कोई ना कोई टेक्नोलॉजी की मदद से हल निकाल लिया जाएगा। अब एक और ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को। विकसित भारत का विकसित वायर। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो देश हो विदेश हो जेके हो। देश का टायर जेके टायर। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो।
इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। मौत कभी अचानक आती है तो कभी दबे पांव। दुर्घटना प्रभावित गर्भवती महिला, थैलेसीमिया रोगी के लिए रक्त का अभाव जानलेवा हो सकता है। जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में आप बन सकते हैं सुपर हीरो। रक्तदान करने से कम नहीं होता, गर्व होता है, जान बचाने का गर्व। आखिरकार मैं 18 की हो गई तो इस बार मैंने वोट भी डाला और खून भी दे पाई। 65 साल की उम्र तक 177 बार किया स्वैच्छिक रक्तदान और यही है मेरा अभिमान। कीजिए रक्तदान और बनिए किसी के चेहरे की मुस्कान। लेकिन नन्ही सी जान, आपका हमेशा करेंगे सम्मान। आप हो मेरे सुपर हीरो। रक्तदान यानी जीवन दान। थैंक यू। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज डिवीजन DGHS, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और ज़माना बदल चुका है। पहले कहते थे फूलो फलो और अब कहते हैं फॉलो करो। नमस्कार। हमने 2.5 में सोचा था ये। संजीव, हाँ, ये वाला घर पिक करना एक मास्टर स्ट्रोक है। ये घर बजट से ज्यादा है। कौन देगा हमें बढ़िया होम लोन?